हेलो डियर स्टूडेंट, आपको मैं आज बीएससी फर्स्ट ईयर में इसको माइकोटिना में थर्ड फंगस की लाइफ साइकिल बताने जा रहा हूं। जो थर्ड फंगस आपके सिलेबस में है इसको माइकोटिना का, वह है एस्परजिलस। क्या नाम है उसका? एस्परजिलस ओवारा यूरोसियम। एस्परजिलस ओवारा यूरोसियम। तो मैंने आपको बताया इसको माइकोटिना में आपके सिलेबस में 3 जीनस है, 3 फंगस है। पहला आपका था ईस्टिया सैक्रोमाइसिस, दूसरा था एस्कोबोलस, तीसरा एस्परजिलस। और आप लोगों ने पढ़ा कि ये जो एस्परजिलस है, एस्परजिलस क्या है? ये सेप्रोफिटिक फंगस है। कौन सा फंगस है? सेप्रोफिटिक फंगस है। और ये ऑब्लिगेट सेप्रोफाइट होता है। कैसा होता है? ऑब्लिगेट सेप्रोफाइट मीन्स ये हमेशा अपना फूड या न्यूट्रिशन किससे लेता है? डेड मटेरियल से लेता है। और ये फंगस अपना न्यूट्रिशन किससे लेता है? ये जनरली जो है, जैसे आप लोगों ने देखा, सैक्रोमाइसिस कहां पाया जाता है? शुगर में पाया जाता है, जिस कारण उसका नाम शुगर फंजाई रखा गया था। दूसरा आपके सिलेबस में एस्कोबोलस था, जो मोस्टली कहां पाया जाता है? डंग में पाया जाता है, जिस कारण उसका नाम डंग फंजाई रखा गया था। उसी प्रकार से यह भी सेप्रोफाइट है। और ये कहां पाया जाता है? ये जनरली पाया जाता है डिकेइंग वेजिटेबल्स। डिकेइंग वेजिटेबल्स, जो सब्जियां सड़ रही होती है, उसमें ये फंगस पाया जाता है। इसके अलावा फैटी मीडिया में पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है? फैटी मीडिया में पाया जाता है। जैसे आपको मालूम है कि ये जो मलाई वगैरह होती है दूध की जो मलाई होती है हमारे, जिससे हम आगे चल करके घी तैयार करते हैं, उस बटर पे या मक्खन पे जो है यह फंगस ग्रो कर जाता है। और आप लोग कभी कभी देखते हैं, जैसे घर में आपके भाई दूध की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, तो अब क्या होता है कि मट्ठा जो है वो दूध से जो है मट्ठा निकालते हैं। तो वह जो है उसमें जो फैटी मटेरियल होता है, जिसको हम गांव में मस्का वगैरह भी बोलते हैं, तो उसको निकाल करके मट्ठे से जो है चर्निंग करके मथनी से जो है हम उसको निकाल करके रख लेते हैं। अब भाई पर्याप्त मात्रा में दूध नहीं है, तो 4-5 दिन का जब कलेक्ट हो जाता है, तब उसके बाद क्या करते हैं कि उससे हम घी तैयार करते हैं। लेकिन वही जब 2-4 दिन, 5 दिन, 6 दिन हो जाता है और प्रॉपर क्लियर नहीं होता है, उसको फ्रिज इत्यादि में नहीं रखते हैं, तो आप लोग देखते हैं कभी कभी उसमें येलो कलर के, कैसे येलो कलर के या ब्राउन कलर के जो है वो आपको स्पॉट दिखलाई पड़ते हैं। वो कौन होता है? एस्परजिलस होता है। कौन होता है? एस्परजिलस होता है। तो आपको ने बताया एस्परजिलस क्या है?
ये सेप्रोफिटिक फंगस है। क्या है? सेप्रोफिटिक फंगस है। और ये डेड एंड डिकेइंग वेजिटेबल्स में, इसके अलावा कहां पर, इसके अलावा फैटी मीडिया पर पाया जाता है। और इसका कलर डिफरेंट होता है, येलो भी होता है, ब्राउन भी होता है और ब्लैक भी होता है, रेड भी होता है, डिपेंडिंग अपॉन द स्पीसीज। डिपेंडिंग अपॉन द स्पीसीज, कौन सी स्पीसीज एस्परजिलस की, उसके ऊपर ये कलर आपका जो है डिसाइड होता है कि कौन सा कलर होगा। अब इसके बाद तो एक बात तो ये हो गई बेटा, नंबर 1 थिंग, द एस्परजिलस वारा यूरोसियम is the saprophytic fungus and occurs on the dead and decaying vegetables and fatty media. दूसरा पॉइंट ये आता है कि इसका हाइफा कैसा। आप लोग देख रहे हैं हाइफा का फिगर यहां पर बना हुआ है, सोमेटिक हाइफा है। ये सोमेटिक हाइफा आपको दिखलाई क्या पड़ रहा है कि ये पहली बात तो सेप्टेट है। क्या है? सेप्टेट है, मीन्स ये सेप्टम। दूसरी बात क्या है? ब्रांच्ड है। क्या ये? ब्रांचिंग है। तीसरा पॉइंट क्या है? मल्टी न्यूक्लिएटेड। मल्टी न्यूक्लिएटेड। तो मैंने आपको बताया the somatic hypha of the aspergillus is a septate, branched and multi-nucleated. ये वर्ड आपका क्लियर हो गया होगा। अब बात ये आती है कब इसको हम एस्परजिलस बोलते हैं और कब इसको यूरोसियम बोलते हैं। यहां पर बहुत माइन्यूट डिफरेंस है, आपको हम डिक्टेट करते इसके बारे में। यदि जो है केवल एस्परजिलस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, तब इसको हम क्या बोलते हैं? एस्परजिलस। क्या बोलते हैं? एस्परजिलस। मैंने आपको बताया only when the aspergillus are reproduced by asexual method and sexual reproduction are completely absent, the species is known as aspergillus. और दूसरी कंडीशन क्या है? some species of the aspergillus are reproduced both by asexual as well as sexual. Then it is known as Eurasium. तो मैंने सिंपल सी बात आपको बताया, यदि क्या होगा? केवल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे? एस्परजिलस बोलेंगे। यदि एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों होगा तब क्या बोलेंगे? हम यूरोसियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? यूरोसियम। इट इज द स्लाइट डिफरेंस बिटवीन द एस्परजिलस एंड यूरोसियम। एस्परजिलस एंड यूरोसियम क्लियर हो गया आपका? कब एस्परजिलस कहेंगे और कब यूरोसियम कहेंगे? तो मैंने आपको बताया when the species of aspergillus only reproduces by asexual method, then it is known as aspergillus. When the species of aspergillus are reproduces both by asexual and sexual method, then it is known as eurasium. ये वर्ड आपका क्लियर हो गया। अब बात आती है लाइफ साइकिल। आपसे क्वेश्चन जो पुटअप होता है वो पुटअप होता है लाइफ साइकिल। बीएससी में जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं वो क्या पूछा जाता है? लाइफ साइकिल। अब आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे।
स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग। अब इसको हम डिक्टेट करते हैं। हेलो, थोड़ा सा फिगर ज्यादा है, डेंस हो गया है, इसलिए आप लोग क्लियर कट इसको समझिएगा। मैंने आपको बताया लाइफ साइकिल में 2 स्टेज होते हैं यहाँ पर, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऊपर की तरफ दिखाया गया है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नीचे की तरफ दिखाया गया है। अब आप लोग देखते हैं ड्यूरिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ड्यूरिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन द हाइफा ऑफ एस्परजिलस produces special structure known as food cell। फिर ध्यान देंगे, मैंने आपको बताया ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द फंगल हाइफा produces special cell structure is known as food cell। The food cell form or produces erect unbranched conidiophore at the tip of conidiophore a vesicle-like structure। A vesicle means क्या? थैलाकार। sac-like means globular। मैंने आपको क्या बताया? At the tip of conidiophore a sac-like or a vesicle-like or a globular structure is found known as vesicle। अब क्या होगा? The vesicle produces many finger-like or are bottle-shaped finger-like or are bottle-shaped structures known as sterigmata or are phyalites। Please see here, मैंने आपको क्या बताया? ड्यूरिंग asexual reproduction the somatic hypha produces special cell known as food cell। The food cell produces erect unbranched cylindrical structure known as conidiophore at the tip of each conidiophore a globular or a sac-like structure is formed and known as vesicle। The vesicle produces finger-like or bottle-shaped structures known as sterigmata or phyalites। अब क्या है? The sterigmata or phyalite produces a chain of conidia। The chain of conidia is arranged in a basipetal succession। बेसिपिटल सक्सेशन जानते हैं आप लोग ना? एक्रोपिटल का जस्ट रिवर्स होता है। मीन्स इसमें क्या होगा कि लार्जेस्ट कोनिडियम प्रेजेंट टुवर्ड्स अपर साइड एंड स्मॉलेस्ट कोनिडियम टुवर्ड द लोअर साइड। आप लोग देख रहे हैं स्मॉलेस्ट और ये लार्जेस्ट, तो
तो मैंने आपको क्या बताया, ए चेन ऑफ conidia are present at the tip of hyalite overall steric The conidia are arranged in basipetal succession, in which the largest conidia are present at the tip and smallest at the base. और यही आपको जो कुनिडिया होता है, यही आपको येलो कलर या ब्राउन कलर या ब्लैक कलर का फैटी मीडिया पर, मीन्स आपको जो घी बनाने वाला मटेरियल होता है उस पर आपको दिखाई पड़ता। बाद में क्या होता है, the conidia separates and dispersed through the air, and when reaches on suitable substratum like the fatty media, overall rotting vegetables, it germinates by producing germ tube and finally form somatic hypha. This is the asexual reproduction. एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। During asexual reproduction, the somatic hypha produces a special cell is known as food cell. The food cell produces erect unbranched conidiophore. The conidiophore form a globular structure at the end tip is known as vesicle. The vesicle produces many finger-like or barter-shaped structure known as stegmata or phyalides. Each stegmata or phyalides produces a chain of conidia which are arranged in basipetal succession. The conidia may be different colored, such as black or brown or yellow, depending upon the species. Later on, the conidia separates from the chain and when dispersed through the wind and when reached on the fatty media or rotting vegetables, they germinate by producing germ tube and form the somatic hypha once again. The asexual reproduction is completed, and then I will start sexual reproduction. Please see here, the sexual reproduction is somewhat complex process. It is a somewhat complex process and involve sex organs. During sexual reproduction, the male sex organ antheridium, and female sex organ escovonium develops on the same hypha. Very close. आप लोगों ने देखा, इसके पहले स्कोबोलस में भी
मेल सेक्स ऑर्गन कौन था? एंथ्रेडियम। फीमेल सेक्स ऑर्गन कौन था? एस्कोवोनियम। यहां पर भी दोनों है। हेलो, आप लोग देख रहे हैं सेम हाइफा। इस हाइफा पर इस सेल से क्या एराइज हो रहा है? एंथ्रेडियम जो मल्टीन्यूक्लिएटेड है, और जस्ट एडजेसेंट सेल से क्या एराइज हो रहा है? एस्कोवोनियम। क्या? एस्कोवोनियम। एंथ्रेडियम कैसा है? क्लब शेप्ड। कैसा है? क्लब शेप्ड है और मल्टीन्यूक्लिएटेड। क्या है? मल्टीन्यूक्लिएटेड। और एस्कोवोनियम जो है वो क्या है? इलोंगेटेड है, फिलामेंटस है, क्वाइल्ड है, समझ रहे? और इसमें जनरली 3 पार्ट पाए जाते हैं। कितने पार्ट? 3 पार्ट पाए जाते हैं। अपर रिसेप्टिव ट्राइकोगाइन, अपर रिसेप्टिव ट्राइकोगाइन which is unicellular means one celled and multinucleated, more than one nuclei, more than one nuclei। तो मैंने आपको क्या बताया? टर्मिनल पार्ट क्या है? रिसेप्टिव ट्राइकोगाइन which is unicellular and multinucleated। सेकंड मिडिल पार्ट क्या है? एस्कोवोनियम। क्या है? एस्कोवोनियम का मिडिल पार्ट है ये क्या? यूनिसेलुलर एंड यूनिन्यूक्लिएटेड मीन्स वन न्यूक्लियस है और वन सेल्ड है। इसके बाद तीसरा जो बेसल पार्ट है वो क्या? स्टाक है। क्या है? स्टाक है। कौन सा पार्ट है? स्टाक है जो मल्टी न्यूक्लिएटेड। क्या है? मल्टी न्यूक्लिएटेड। यहां करेक्शन कर लेंगे आप लोग, मल्टी न्यूक्लिएटेड। मल्टी न्यूक्लिएटेड आपको मैंने बताया स्टाक क्या है? मल्टी न्यूक्लिएटेड है। तो मैंने आपको बताया यहां पर एक्चुअली जो एस्कोवोनियम होता है वो बाद में मच क्वाइल्ड में आता है, और इस मच क्वाइल्ड एस्कोवोनियम को हम आर्चीकार्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्चीकार्प। मैंने आपको क्या बताया? आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ एस्कोवोनियम द एस्कोवोनियम बिकम्स मच क्वाइल्ड। मच क्वाइल्ड। द मच क्वाइल्ड एस्कोवोनियम is known as archicarp. Is known as archicarp. This archicarp consists of following 3 parts. Following 3 parts: basal multinucleated, basal multinucleated structure, middle escovonium which is unicellular and uninucleated. Third is the receptive trichogyne which is unicellular and multinucleated. तो ये हो गया किसके बारे में? सेक्स ऑर्गन के बारे में। अब क्या होगा? अब आपको मैंने क्या बताया कि ये जो रिसेप्टिव ट्राइकोगाइन होगा ये इसके कांटेक्ट में आ जाएगा, इसके कांटेक्ट में आ जाएगा। और क्या होगा? मैंने आपको बताया कि ये जो एस्कोवोनियम होता है ये मच क्वाइल्ड में आता है। तो यहां पर आप लोग देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर जो है ये क्वाइलिंग को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? क्वाइलिंग को। और ये क्या है? एंथ्रेडियम है जो ट्राइकोगाइन के कांटेक्ट में आ गया और अपने न्यूक्लियस को ट्रांसफर कर देता है। कहां पर? एस्कोवोनियम। कहां पर? एस्कोवोनियम में ट्रांसफर कर देता है। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हम प्लाज्मोगाइनिंग। क्या बोलते हैं? प्लाज्मोगाइनिंग। यहां थोड़ा सा फिगर टेक्निकल है, समझने की बात है। मैंने आपको क्या बताया? द फीमेल सेक्स ऑर्गन इज नोन एज एस्कोवोनियम। Later on it becomes much coiled
and converted into archicarp. The archicarp consists of 3 parts: basal, multinucleated stalk, middle ascobonium, which is unicellular and uninucleated, and upper receptive trichogyne, which is unicellular and multinucleated. तो मैंने आपको क्या बताया, ये मच पार्ट में आता है और बाद में ये एंथ्रीडियम ट्राइकोगाइन के कांटेक्ट में आता है और अपने न्यूक्लियाई को ट्रांसफर कर देता है स्कोगोनियम के अंदर। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, प्लाज्मोगाइनी। क्या बोलते हैं, प्लाज्मोगाइनी। इसके बाद क्या होता है, एस्कोगोनियम क्या होता है, डाइकैरियोटिक। क्या होता है, डाइकैरियोटिक, क्योंकि इसमें आप लोगों ने देखा ये फीमेल न्यूक्लियस था और मेल न्यूक्लियस जब इंटर कर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, डाइकैरियोटिक। क्या हो जाएगा, डाइकैरियोटिक। और ये स्कोगोनियम, डाइकैरियोटिक स्कोगोनियम क्या करता है, क्या करता है, ये बहुत से जो है डाइकैरियोटिक एस्कोजिनस हाइफा का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन, डाइकैरियोटिक एस्कोजिनस हाइफा का फॉर्मेशन करता है, जैसे आप पढ़े थे स्कोबोलस में। तो लेकिन वहां पर आप लोग पढ़े थे कि केवल जो है टर्मिनल एस्कस मदर सेल की तरह बिहेव करता था, लेकिन यहां पर क्या होते हैं, जितने भी डाइकैरियोटिक एस्कोजिनस हाइफा के सेल्स होते हैं सभी एस्कस मदर सेल की तरह बिहेव करते हैं। डिफरेंस है। फिर ध्यान देंगे, मैंने आपको क्या बताया, द डाइकैरियोटिक एस्कोगोनियम फॉर्म डाइकैरियोटिक एस्कोजिनस हाइफा। डाइकैरियोटिक एस्कोजिनस हाइफा। Later on, each cell of ascogenous hypha functions as ascus mother cell. Ascus mother cell. Ascus mother cell. अब आप जानते हैं बेटा, यहां पर और हाँ, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा कि जो एस्कस मदर सेल के अंदर मेल और फीमेल न्यूक्लियस है वो दोनों फ्यूज करेंगे। दोनों क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे। तो ये क्या बना लेंगे, ये बना लेंगे एस्कस मदर सेल। क्या बना लेंगे, एस्कस मदर सेल। और उसी समय क्या होगा कि एस्कोजिनस हाइफा के लोअर पोर्शन से स्टेराइल हाइफी निकलते हैं। क्या निकलते हैं, स्टेराइल हाइफी, जो एस्कस मदर सेल्स को चारों तरफ से सराउंड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, सराउंड कर लेते हैं। और यहां पर आप लोग देख रहे हैं, अब यहां पर क्या हो रहा है, कैरियोगैमी हो गया। इसमें कैरियोगैमी के बाद क्या होगा, मियोसिस एंड माइटोसिस। मियोसिस एंड माइटोसिस होगा। और मियोसिस एंड माइटोसिस होगा तो मैंने आपको स्टेराइल हाइफी चारों तरफ इसको सराउंड कर लेता है प्रोटेक्टिव कवरिंग के रूप में, और इसको बोलते हैं पेरिडियम। क्या बोलते हैं, टेरिडियम। यहां पर पी साइलेंट है। क्या साइलेंट है, पी साइलेंट है। तो मैंने आपको बताया द स्टेराइल हाइफी फॉर्म ए प्रोटेक्टिव कवरिंग, फॉर्म ए प्रोटेक्टिव कवरिंग अराउंड द एस्कस what are SI? Ascus is singular, SI is the plural. मैंने आपको क्या बताया, इसमें जो आपका डिप्लॉयड एस्कस मदर सेल था उसमें मियोसिस हुआ और माइटोसिस हुआ। मियोसिस और माइटोसिस हुआ तो आपको मालूम है एस्कस के अंदर क्या होंगे, पहले 4 न्यूक्लियाई बनेंगे, फिर माइटोसिस होगा तो 8 न्यूक्लियाई मींस 8 है, क्या बन जाएंगे, स्क्वेर। क्या बन जाएंगे, ईच एस्कस कंटेन 8 स्क्वेर। इस फिगर में मैंने 3 एस्कस दिखाया है और प्रत्येक एस्कस के अंदर कितने स्क्वेर होंगे, 8।
कितने होंगे? 8 है। और आप लोग देख रहे हैं ये जो स्ट्रक्चर बनता है, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या बोलते हैं? क्लिस्टोथीसियम। क्या बोलते हैं? क्लिस्टोथीसियम। 1 मार्क में आपसे क्लिस्टोथीसियम भी पूछा जाता है। इसका मैटर मैंने अलग से आपको दे रखा है। तो मैंने आपको बताया क्लिस्टोथीसियम इज द स्फेरिकल ओवरऑल ग्लोबुलर स्ट्रक्चर, स्फेरिकल ओवरऑल ग्लोबुलर स्ट्रक्चर and formed during sexual reproduction. It contains 2 parts: the peripheral sterile protective covering known as pteridium and inner fertile SI with 8 ascospores. तो क्लिस्टोथीसियम फिर से एक बार रिपीट कर दें आपको। इट इज अ ग्लोबुलर और स्फेरिकल स्ट्रक्चर एंड फॉर्म्ड ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एस्परजिलस। इट कंटेन द पेरिफेरल स्टेराइल प्रोटेक्टिव कवरिंग नोन एज टेरिडियम एंड इनर मेनी 8 ascospore SI। 8 ascospore SI। अब क्या होगा? Later on the pteridium layer get ruptured। The pteridium layer get ruptured। और जब ये रप्चर हो जाएगा तो आपको मालूम है each ascus contain 8 ascospore। 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 बाद में क्या होगा? The ascus will get ruptured and ascospores are released outside। आपको दिखाई 4 पड़ रहा है, कितने? 8। And each ascospore germinates by producing germ tube and produces somatic hypha। तो आप लोगों ने देखा ये नीचे की तरफ सेक्सुअल साइकिल है। इसको आप, हमारे पास जगह कम बची, आप लोग नोट कर लेंगे, बीच में कई जगह होगी सेक्सुअल साइकिल और ऊपर की तरफ ये सेक्सुअल साइकिल। तो आपकी समझ में संभवतः ये आ गया होगा। बोलिए। तो मैंने आपको बताया स्ट्रोमाइकोटिना में 3 मेंबर थे आपके सिलेबस में। पहला था सैक्रोमाइसी, वो भी सेप्रोफाइट था, सुगर फंजाई था। दूसरा क्या था? एस्कोबोलस, वह डंग फंजाई था, वो भी सेप्रोफाइट था। तीसरा क्या? एस्परजिलस यूरोसियम, ये रॉटन वेजिटेबल्स एंड फैटी मीडिया पर पाया जाता है। तो संभवतः आपका ये क्लियर हो गया होगा और इसका मैटर आपको मैंने पहले प्रोवाइड कर दिया है। अब बैसिडियोमाइकोटिना में आपके सिलेबस में 4 जीनस है और लास्ट में ड्यूट्रोमाइकोटिना में 1 है। तो कल आपका वीडियो लेक्चर नहीं बन पाएगा क्योंकि होली है और आप सभी लोगों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और फिर आपको 30 मार्च का आप लोगों को वीडियो लेक्चर अवेलेबल हो जाएगा।